देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि दुनिया में एक एनर्जी का क्राइसिस है यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद, जो बहुत तेजी पकड़ गया। तो दुनिया में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 40 साल रिकॉर्ड महंगाई का टूट गया है। यूरोप में कुछ ममालिक में पिछले पूरी सदी का जो महंगाई का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। दुनिया महंगाई की जो हुकूमतें हैं वो महंगाई को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रोथ की तरफ उनकी जो है वो तरजीह नहीं है। तभी यूएस में 3 दफा उनके जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद, वो बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान भी इस दुनिया के अंदर ही है और पाकिस्तान को जो एनर्जी की कॉस्ट जो $10 अरब की हमारी इंपोर्ट होती थी, आज वो 22, 23, $24 अरब से भी तजावज कर सकती है इस साल के अंदर। तो हमारा जो पहले ही एक गरीब मुल्क है, हमें ये ज्यादा झटका जो लगा दुनिया को, वो हमें जरा ज्यादा जोर से सही। राना साहब, मैं इन बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 5 महीनों की कम तरीन सतह पे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं। अमरीकी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $86 और $80 फी बैरल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमें तेल की कीमतें अदा करना पड़ रही हैं वो $125 फी बैरल पे जब कीमत थी उसी के मुतरादिफ देना पड़ रही है। अवाम को ये रिलीफ कैसे मुंतकिल होगा? देखें, एक तो हमने लूज किया, जब रुपया डिवैल्यू हुआ तो जो हमने गेन किया तेल की कीमतें कम होने में, वहां हमने रुपए की जो गिरावट थी उधर हमने इस एडवांटेज को लूज किया। अगर रुपया स्ट्रेंथन होता है तो वो हम एडवांटेज दोबारा गेन बैक जरूर करेंगे और हमें उम्मीद है कि रुपया स्ट्रेंथन होगा। देखिए, दूसरा, आज अगर हम मुआयना करें दुनिया में तेल की प्राइसेस का, तो आज हम बांग्लादेश से भी कम है। इंडिया, इस पूरे खित्ते में हमारा तेल की कीमतें और तेल पे जो टैक्स है वो कम है। लेकिन अगर हमें आगे रुपया स्ट्रेंथन हुआ नजर आता है और जो हमने मुआहदा जो मुआहदा हमने कंटिन्यू किया है पीटीआई का IMF से, जहां हमने लेवी लगानी है, उसके बाद वो अगर गुंजाइश मिलेगी तो हम जरूर वो कमी ट्रांसफर करेंगे। और एक और पॉइंट देखें, आज अगर क्रूड ऑयल $50 का हो जाए तो उसके जो असरात हैं वो आपको 2.5 महीने या 3 महीने बाद इस मुल्क में पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मैकेनिज्म है तेल की कीमतों का तयन करने का, वो उसमें जैसे ही रिलीफ आएगा तो वो अवाम को जरूर ट्रांसफर होगा। राना साहब, आज एक ऑडियो बड़ी डिस्कस हो रही है तमाम मीडिया पर, आपने भी सुनी होगी शहबाज साहब के हवाले से। वो असली है, नकली है, जाली है, क्या है? नहीं, मैं ऑडियो नहीं सुन सका, मुझे थोड़ा सा अगर बता दें कि क्या ऑडियो है। वो एक अपने ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा के दामाद के हवाले से बातचीत ये है कि भारत के साथ तिजारत करनी है, इंपोर्टेड चीज़ें मंगवानी है, जिसके लिए वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को समझाया जाए, क्योंकि ये जो मंजूरी है ये ECC इजलास से लेना पड़ेगी, फिर बड़ा कोहराम मच जाएगा। देखें, सबसे पहले तो अब हमें कोई चीज इस वक्त जहां किल्लत है और अवाम हमारी जो है जिस तरह टमाटर या जो है कनक की शॉर्टेज के इम्कानात थे, तो वो तो हमने अफगानिस्तान से सारी ड्यूटीज खत्म कर दी, ईरान से चीजें इंपोर्ट की। अगर हमें कोई जरूरी अशिया है वो अगर हमें इंडिया से भी लेनी पड़े तो मैं समझता हूं उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हम ट्रेड खोलने जा रहे हैं इंडिया से? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये जरूर सुना है कि मुख्तलिफ चेंबर्स या जो टेक्सटाइल की एसोसिएशंस हैं वो डिमांड कर रही हैं कि उनको कॉटन की इजाजत दे दी जाए, कि कॉटन हम इंपोर्ट कर लें इंडिया से, कि उनको 4-5 दिनों में कॉटन उनके दरवाजे तक पहुंच जाती है। और क्योंकि यहाँ कॉटन की क्रॉप भी जो है वो डैमेज हुई है, तो वो डिमांड जरूर आई है, इसके ऊपर हुकूमत गौर भी कर रही है। लेकिन क्या पूरी ट्रेड खोल दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कॉटन भी खोल दी जाएगी? नहीं खोल दी जाएगी। इस पे भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, गौर फिक्र हो रही है। हम देखेंगे कि ये जो ताजरों की डिमांड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड है, अगर हम किसी और जरिए से पूरी कर सकते हैं सस्ती कॉटन मंगवा के, या उनकी जो डिलीवरी के इश्यूज हैं, एक्सपोर्ट के टारगेट्स मीट करने के लिए अगर वो मुमकिन हुई, तो हम हर अल्टरनेटिव जो है वो जरूर इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ फिर इस पे सोचा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा राना साहब, इसहाक डार साहब क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ आ रहे हैं? 4 अक्टूबर को आ रहे हैं, या फिर वो और मियाँ साहब इकट्ठे आ रहे हैं? क्या प्रोग्राम? और उनके आने के बाद मियाँ साहब फिर कब आ रहे हैं? देखिए, जो इसहाक डार साहब हैं उनके ऊपर जाली और फ्रॉड केसेस बनाए गए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई,
और उनके कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाए या जो है वो फरार हो जाए। वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वो जो है एसेट्स बियॉन्ड मीन के जाली केसेस हैं जो को वो फेस करेंगे आके। और मैं समझता हूं कि उनको मुल्क आना चाहिए है, नवाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए। और लग ऐसे रहा है, मेरे पास कोई इस तरह की हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो अगले हफ्ते के अंदर जो है वो आ जाएंगे पाकिस्तान और उनको PMLN वेलकम करेगी। राना साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज ये बात की है कि बैरूनी इमदाद जो सैलाब की मद में आई थी, वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को एक पैसा भी मुंतकिल नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने अपनी मदद आपके तहत सारे फंड जारी किए। देखें, हम लोग जो बिस्प है उसके अंदर तफरीक नहीं की जाती कि जो पंजाब के लोग हों या सिंध के लोग हों या बलूचिस्तान के लोग हों। हमने 70 अरब बिस्प के जरिए वो सारे सूबों में हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने टेंट्स दिए हैं, पंजाब को भी दिए हैं, सिंध को भी दिए हैं, बलूचिस्तान को भी दिए हैं हमने। और जो हमें चीजें आई हैं बाहर से वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हैं। जो NDMA जो फ्लड्स को जो है वो जिसको मॉनिटर कर रही है, उसके अंदर चारों सूबों के जो सेक्रेटरीज हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता है। और सूबे जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर फंड सूबों के पास हैं, वफाक के पास तो ना होने के बराबर फंड्स हैं। तो जो सूबे हैं वो खुद उनको चाहिए है कि वो इस मामला को देखें और वफाक जिस हद तक हो सका जो हमें फंड्स मिलेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म की तरफ के जरिए वो तकसीम होंगे और पूरे पाकिस्तान में तकसीम होंगे जहां जहां फ्लड अफेक्टीज हैं, बिला किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिला देखे हुए कि PTI की हुकूमत कहाँ है या पीपल्स पार्टी की कहाँ है। हमारा बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है। और डेली बेसिस पे मैं फिर रिपीट करूंगा कि सब सूबों के सेक्रेटरीज से डेली बेसिस पे मुशावरत भी होती है और राब्ता भी होता है। अच्छा राना साहब, ये तो बताएं, इसाक डार साहब आ रहे हैं और आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून वेलकम करेगी, तो आपके उन्हें मुफ्ता इस्माइल की जगह ले रहे हैं, सेनेट में किसी की जगह ले रहे हैं, या फिर वो सीनियर वजीर या डिप्टी वजीर आजम क्या बन रहे हैं? वो देखें, ये वजीर आजम का प्रोगेटिव है, वो जो मर्जी तब्दीलियां करें कैबिनेट के अंदर, वो जिसको मर्जी फाइनेंस मिनिस्टर लगाएं, जिसको मर्जी उतारें। लेकिन ये जरूर है कि मिफ्ता साहब का जो टेन्योर है वो 6 महीने का है और वो 9 अक्टूबर को मेरे ख्याल से वो एज अ मुशीर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या फैसला किया है वजीर आजम साहब ने वो आगे आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। वो एज अ फेडरल मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है, वो मेंबर सेनेट नहीं।